Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series on Economic Survey 2021-22. Welcome to the second lecture of this series. तो second lecture जो है हमारा वो होगा chapter number 2 Fiscal Developments. इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे इन द ईयर 2021-22 एंड ऑल्सो थोड़ा और पीछे जाएंगे। जब से हमारा लॉकडाउन लगा था ना, जब से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, आया है, तब से लेके आज तक जो जो हमारी फिस्कल पॉलिसी रही है, फिस्कल स्ट्रैटेजी रही है, हमारी फिस्कल परफॉर्मेंस रही है, वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ऑलराइट, तो फटाफट से इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ना, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन द एजाइल अप्रोच एज कंपेयर टू द वाटरफॉल स्ट्रैटेजी। नाउ वाटरफॉल स्ट्रैटेजी क्या है, एजाइल अप्रोच क्या है, उसका फर्क हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी थी दैट वाज बेस्ड ऑन एजाइल अप्रोच, उसमें गवर्नमेंट ने कौन सी फिस्कल पॉलिसी अपनाई है। नाउ अंडर दिस एजाइल अप्रोच, जिसमें हम फटाफट से अपडेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं अपनी फिस्कल पॉलिसी गिवन द रियल टाइम डेटा, उसमें गवर्नमेंट फॉलोड अ कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी। कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी, माइंड यू, मैं पता कब की बात कर रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा था। आपको पता होना चाहिए, जब भी कभी आपकी इकोनॉमी रिसेशन से गुजरती है ना, तब गवर्नमेंट फॉलोज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नाउ इसका मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक तरह का गवर्नमेंट का बजट ही होता है, राइट। नाउ गवर्नमेंट के इस बजट में गवर्नमेंट की कुछ रिसीट्स आती हैं, गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है, ठीक है ना। जब भी कभी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा ना, कभी भी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसीट्स अपनी कम कर देगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। इन अ सेंस गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही होती है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपैंड्स इट्स फिस्कल डेफिसिट, और वो क्यों कर रही है, जब भी रिसेशन होगा गवर्नमेंट विल एक्सपैंड इट्स फिस्कल डेफिसिट, वो अपना खर्चा बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर, और रिसीट्स कम कर देगी। अगेन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट की जाए। देखो, जब रिसेशन आएगा तब इकोनॉमी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, इकोनॉमी में डिमांड भी गिर जाएगी। ऐसे मौकों पे लोग भी डिमांड करना बंद कर देते हैं, कंज्यूमर डिमांड गिर जाती है। ऐसे मौकों पे डिमांड को रिकिंडल करने के लिए गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देती है। और गवर्नमेंट कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है, गवर्नमेंट खुद खर्चा करना शुरू कर देती है, और गवर्नमेंट के डिमांड बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है और इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आने लग जाती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशन, गवर्नमेंट एक्सपैंड्स इट्स फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट फॉलोज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दैट इज अ गिवन नॉर्म, जनरली सारी कंट्रीज यही फॉलो करती हैं। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो ये पैंडेमिक है माइंड यू, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा था, तो पूरी दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स थी, सब ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही अपनाई। सबने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई, इंडिया ने भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई। बट ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने एक टाइप फॉलो करी, इंडिया ने एक डिफरेंट टाइप फॉलो करा। इंडिया ने भी एक्सपेंशनरी मोड ही ऑन, पर वो डिफरेंट था, और उस डिफरेंट का नाम था कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी या कैलिब्रेटेड फिस्कल एक्सपेंशन। देखो, जब भी कभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाने का वक्त आता है ना, रिसेशन ही होता है, तब रिसेशन से बाहर निकालने के लिए जब भी आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करते हो, तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हो, और एक्सपेंडिचर में भी ना ज्यादातर गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ा देती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बढ़ा देती है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी। उससे फायदा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है ना, तो गवर्नमेंट डिमांड बूस्ट करती है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप सीमेंट भी डिमांड कर रहे हो, आप स्टील भी डिमांड कर रहे हो, राइट। ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, क्योंकि सामान इधर से उधर जाएगा, तो आप फ्यूल भी ज्यादा डिमांड कर रहे हो, है ना, तो आप डिमांड बढ़ा रहे हो इकोनॉमी में। तो जनरली जब भी गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करनी होगी ना,
उसमें भी गवर्नमेंट ना एक्सपेंडिचर भी इन्वेस्टमेंट वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करती है ना। ये सारी गवर्नमेंट्स करती है, इंडिया ने भी यही करना था, पर इंडिया ने थोड़ा देख के किया, तभी हम इंडिया की पॉलिसी कैलिब्रेटेड कहते हैं। देख के क्या किया, जहां सारी कंट्रीज ने फटाफट से, जैसी पैंडेमिक आया, इकोनॉमी तहस नहस हुई, उसी समय सारी गवर्नमेंट्स ने ना फ्रंट लोड कर दिया, सारा अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा था सारा उसी समय करना शुरू कर दिया, फ्रंट लोड उसी समय शुरू कर दिया। इंडिया ने उसी समय शुरू नहीं किया, इंडिया रुक गया। इंडिया ने कहा हम अभी अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करेंगे, अभी डिमांड बूस्ट नहीं करेंगे, हम अभी रुक जाते हैं। अभी हम अपना ज्यादातर खर्चा लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में लग जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाने में लग जाते हैं, हॉस्पिटल पे जो हमारे खर्चे होने हैं उस पे लगा देते हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाते। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रुकी। जहां पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स दबा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करी थी, इंडियन गवर्नमेंट रुकी। और इंडियन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को अप्रिशिएट किया है आईएमएफ ने अपने फिस्कल मॉनिटर अक्टूबर में, फिस्कल मॉनिटर में। अब हमारी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है? बाकी सारी कंट्रीज ने फटाफट से एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी, पर इकोनॉमी तो लॉकडाउन में थी। जब सारी दुनिया ही बंद होगी तो डिमांड बढ़ा के आप कर भी क्या लोगे? मेरे पास पैसा है, मैं डिमांड कर रहा हूं कोई चीज, पर वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मैंने डिमांड बढ़ा दी अपनी, मैं पैसा लेके जा रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, फैक्ट्री सारी बंद है, राइट? तो गवर्नमेंट ने फ्रंट लोड कर दिया सारा, दूसरी गवर्नमेंट्स ने सारा एक्सपेंडिचर फ्रंट लोड कर दिया, पर वो जो डिमांड बढ़ानी थी वो बढ़ी नहीं क्योंकि लॉकडाउन में है इकोनॉमी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? अपना पैसा बचाया, और जो बचा हुआ पैसा था उससे गरीबों की हेल्प ज्यादा करी, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हेल्प करी। और जब इकोनॉमी अनलॉक हो गई ना, 6 महीने बाद, 6 महीने चला ये सब, उसके बाद जब इकोनॉमी अनलॉक होगी ना, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। तो इंडिया ने वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाई थी फिस्कल पॉलिसी में। इंडिया ने मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया था, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया था। तो एक तो इंडिया का रिस्पॉन्स वाज बेस्ड ऑन एजाइल अप्रोच एंड इंडियाज फिस्कल पॉलिसी वाज वेट एंड वॉच, कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी। काफी लेट जाके हमने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, उससे पहले कम ही रखा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉजिक था कि अभी खर्चा करने से फायदा तो ज्यादा होगा नहीं, तो पैसा बचाओ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान टैक्स कलेक्शंस कम हो रही हैं क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मौकों पे पैसा बचाओ और जब ज्यादा इंपैक्ट होगा इस पैसे का तब खर्च करो। ये था इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इंडिया ने पहले क्या किया? जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, पहले 2 क्वार्टर्स में इंडिया ने पहले क्या किया? खर्चा किया टू क्रिएट सेफ्टी नेट्स फॉर द वल्नरेबल। हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प किया, और गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2 क्वार्टर्स हो गए, क्वार्टर 3 से कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहते हैं, वो शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट चाहिए। किस चीज की सपोर्ट चाहिए? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मूवमेंट आसान हो तभी तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर पाएंगे। लॉकडाउन जब लगा हुआ है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंटेनमेंट जोन्स में आप कंस्ट्रक्शन इजीली कर नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स सारे विलेजेस गए हुए हैं अपने, याद है ना माइग्रेंट क्राइसिस, सारे वर्कर्स तो विलेजेस में चले गए थे। ऐसे मौकों पे खर्चा मुनासिब नहीं था, इसीलिए हमने वेट करके करा, अनलॉकिंग के बाद किया। ठीक है, फिर उसके बाद जब अनलॉकिंग होगी उसके बाद तो हमने धड़ल्ले से फिस्कल रिस्पॉन्स करा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करी है, ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है उसमें। मेक सेंस? ठीक है। Thus, the change in the mix of stimulus effected in 2020-21 towards a larger share of capital spending has continued in the current year as well. Current year इधर क्या मतलब है? शुरू के 6 महीने हम रुके, उसके बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, और वो आज तक चल रहा है, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी से, रिसेशन से बाहर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही निकाल सकता है। क्लियर? उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्पॉन्स लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए हम लेके आए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े प्राइवेट, वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है आप जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, मोबाइल फोन्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे।
उससे ये सारे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स नई नई फैक्ट्री सेटअप करने लग गए, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ये थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कॉर्पोरेट्स के पास लिक्विडिटी अच्छी हो तो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स थी, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, उसके बाद लिए गए, तभी इस पॉलिसी को हम कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। एंड दिस कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय नन अदर देन आईएमएफ। उसने यूएसए को क्रिटिसाइज करा, यूरोप को क्रिटिसाइज करा कि इन्होंने देख परख के फिस्कल रिस्पॉन्स नहीं दिया, इंडिया ने दिया था। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो हम करेंगे इंडिया की फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या रही है। अभी मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी थी, पर ये कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी थी कैसी वो देखेंगे। ठीक है, और इंडिया के फिस्कल पैरामीटर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है। देन डिटेल एनालिसिस ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन सेंट्रल, स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे रहे हैं पिछले 2 साल में, स्टेट गवर्नमेंट के कैसे रहे हैं, और जनरल गवर्नमेंट। नाउ जनरल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंटर प्लस स्टेट्स, दोनों को मिला के हम जनरल गवर्नमेंट कहते हैं। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कैसा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है, और कंबाइंड जिसे हम जनरल गवर्नमेंट कहते हैं उसका फिस्कल डेफिसिट कैसा रहा है। ठीक है, और फिर एंड में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लिए हैं टू एनहांस एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो ब्रीफ में देख लेंगे। तो मेजरली हम ये कवर करेंगे। ऑलराइट, नाउ ये चैप्टर ना, अगर ये चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ आएगा अगर आपने फिस्कल पॉलिसी का हमारा लेक्चर लगाया हुआ है, इकोनॉमिक्स जो हमारी लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है, या आपने अलग से पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स आपका कवर्ड है। और अगर आपने बहुत पहले इकोनॉमिक्स को कवर किया था तो आई एम गेसिंग कि आप भूल चुके होंगे कई चीजें, तो मैं फटाफट से ना क्विक रिवीजन करवा देता हूं फिस्कल पॉलिसी की, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। राइट, तो क्विक रिवीजन, लेट्स रिवाइज सम बेसिक्स, लेट्स ब्रश अप सम बेसिक्स। ठीक है, ये बेसिक्स हम कवर करेंगे, तो इससे होगा क्या, आपके एक तरह से रिवीजन हो जाएगी आपका जो फिस्कल पॉलिसी आपने पढ़ा हुआ है पहले। वो बेसिक रिवीजन जब आपकी हो जाएगी, फिर आप ये टॉपिक को, ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, जो फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज नन अदर देन द गवर्नमेंट्स बजट। अब आपको पता है जो हमारा बजट होता है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। आर्टिकल 112 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल बजट प्रेजेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, ये जो गवर्नमेंट का पूरा जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, इसको गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है, देखो मैंने जैसे बताया बजट बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू या रिसीट्स का लेखा जोखा है, का हिसाब है। राइट, सो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स आ रही हैं और गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब है, उसकी एक तरह से स्टॉक टेकिंग है ना। नाउ रेवेन्यू अकाउंट में गवर्नमेंट के कुछ होंगे, गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आ रही होंगी, पैसा जहां से गवर्नमेंट के पास आ रहा है, और गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हो रहे होंगे। राइट, रेवेन्यू अकाउंट में ना, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में भी रिसीट्स होती है ना, वो भी 2 तरीके की होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आता है, एक गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। राइट, और टैक्स में भी क्या होता है, होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आएगा, जीएसटी सबसे पहले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास जीएसटी से आता है। जीएसटी आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगी, कस्टम ड्यूटी आएगी। राइट, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू अकाउंट में पैसा आ रहा है वो नॉन टैक्स सोर्सेज से आ रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ लोन दिए हुए हैं, उन लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत जगह लोन दिया होता है, उन लोन्स पे इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन सर्विसेज का गवर्नमेंट चार्ज लेती है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, पीएसयूज, वो प्रॉफिट भी तो कमा के देती हैं। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तो बहुत बड़ी कंपनी है आरबीआई, राइट, वो भी तो कुछ सरप्लस पैसा कमाती है जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, बहुत सारी, सब प्रॉफिट्स कमा के देती हैं। तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स ये आ गया। ठीक है,
एंड में कुछ मिसलेनियस गवर्नमेंट के पास, जैसे गवर्नमेंट जो चालान इकट्ठा करती है, फाइन्स वगैरह, राइट, वो ये हो जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है आपका। तो गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स आ रही है ना रेवेन्यू अकाउंट में, वो टैक्स हैं, नॉन टैक्स हैं। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू से ही आता है, इससे इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है, फिर भी इससे पैसा तो आता है नॉनदलेस, तो इसलिए हम इसे यहां डालते हैं। ना गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी होता है और बहुत ज्यादा होता है ना। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, यहां तो मैंने बताया था गवर्नमेंट ने जब लोन दिया हुआ है किसी को तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो तो रिसीट है। कई बार गवर्नमेंट ने खुद लोन लिया होता है, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना होता है, वर्ल्ड बैंक को पे कर रहे हैं, IMF को पे कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स आएंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही होता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैलरीज वगैरह भी दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी, पेंशन वगैरह, है ना, ये भी है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रही है, सैलरी पेंशन दे रही है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और चीज करती है, सब्सिडी पे करती है, ठीक है, और डिफेंस सर्विसेज पे भी गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है कुछ। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये हो गया रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी, केपेक्स, उसको समझने के लिए कैपिटल अकाउंट को समझना पड़ेगा। तो रेवेन्यू अकाउंट आपको समझ आ गया, अब कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में भी दो पार्ट्स होते हैं, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर। ना पहले कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक, IMF से लोन ले ले सीधा, तो वो रिसीट है, पैसा आ रहा है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी को भी लोन दिया था, अब उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही थी, वो तो रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा। पर जब पूरा का पूरा लोन वापस आ जाता है तो हम उसे कैपिटल रिसीट्स में डालते हैं। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है, इंटरेस्ट उस पे जो आ रहा है वो तो रेवेन्यू रिसीट है। जब पूरा का पूरा लोन रिकवर हो जाता है तो हम उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कोई कंपनी बेच दे, जैसे एयर इंडिया बेची है अभी, राइट, या अपनी किसी कंपनी में अपने शेयर्स बेच दे, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये रिसीट्स में आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लिया था, उस पे इंटरेस्ट दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा का पूरा लोन वापस कर देगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन पूरा का पूरा जो लिया था आपने पे बैक कर दिया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई कैपिटल एसेट्स बनाती है उस पे जो खर्चा करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एसेट्स में क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कंपनी में शेयर्स खरीद ले, वो भी गवर्नमेंट के कैपिटल एसेट्स हैं। तो जब गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स खरीदती है, चाहे एयर इंडिया वापस खरीद ले गवर्नमेंट पूरी की पूरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि खर्चा कर रही है। सिमिलरली गवर्नमेंट कुछ कैपिटल एसेट्स बना रही है, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, वो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो उससे गवर्नमेंट के एसेट्स ही बन रहे हैं ना, वो रोड गवर्नमेंट का एसेट है, राइट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर? तो ये तो आपको ब्रशअप हो गया कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि गवर्नमेंट का ओवरऑल जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स तो गवर्नमेंट इज रनिंग फिस्कल डेफिसिट। हां, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स तो गवर्नमेंट इज रनिंग रेवेन्यू डेफिसिट, सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल होता है पूरे रेवेन्यू प्लस कैपिटल में, रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू डेफिसिट। हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, पर इसमें ना हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। चलो
वैसे ही मैं आपको बता देता हूं, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे। हम ना प्राइमरी डेफिसिट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, आपको पता है गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी तो पे कर रही है ना। गवर्नमेंट का टोटल खर्चा हो रहा है, उसमें से कुछ खर्चा तो इंटरेस्ट पेमेंट में है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो और फिर देखते हो कि इट इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स, तब आप रन कर रहे हो प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट पता होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का टोटल खर्चा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा हटा दो, उसके बाद देखो क्या खर्चा ज्यादा है रिसीट से। यस, तो जितने से ज्यादा है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। क्लियर, मेक सेंस? बहुत ब्रीफ में मैं बता रहा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, जब भी कभी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना है तो आप क्या करते हो? आप ज्यादा फिस्कल डेफिसिट रन करते हो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हो। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने का क्या तरीका है? आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो रिसीट्स के मुकाबले, है ना? अच्छा, अगर आप रिसेशन से अच्छे से बाहर निकालना चाहते हो, देखो एक तो रिसेशन से बाहर निकालने का बेसिक रूल है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, रिसीट्स कम कर दो। पर अगर आप निटी ग्रिटीज में जाओ ना, डिटेल में जाओ, जैसे कहते होते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। बहुत लोगों ने यह पाया कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद और रेवेन्यू रिसीट्स कम करने के बाद भी रिसेशन से हम बाहर नहीं निकल रहे। तो लोगों ने देखा कि आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। आपने मोटे मोटे तौर पे एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिया, रिसीट्स कम कर दी, फिर भी आपकी इकोनॉमी स्टिमुलेट नहीं हो रही। तो फिर हम देखते हैं आपका एक्सपेंडिचर की क्वालिटी क्या है। तो पाया यह गया कि एक्सपेंडिचर में अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, आपकी इकोनॉमी स्टिमुलेट नहीं करेगी। हां, अगर एक्सपेंडिचर में ज्यादा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, जिसे हम केपेक्स कहते हैं, और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह पे आप ज्यादा खर्चा बढ़ा दोगे, तो आप रिसेशन से बाहर निकल जाओगे। तो ब्लाइंडली फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना इज नॉट द आंसर। फिस्कल डेफिसिट आप बढ़ाओ, पर इसके थ्रू बढ़ाओ। ठीक है, क्लियर? तो जब आप इसके थ्रू बढ़ाओगे ना, तो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? जब डिमांड ज्यादा होगी ना, मेरे पेन की ज्यादा डिमांड होगी, तो मैं नई फैक्ट्री लगाऊंगा, क्योंकि बिक रहे हैं मेरे पेन, तो और बनाता हूं। तो मैं और नई फैक्ट्री लगा रहा हूं जब, तो मैं क्या कर रहा हूं? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो जब इकोनॉमी में डिमांड होती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इकोनॉमी में डिमांड और बढ़ जाती है। इकोनॉमी में और डिमांड बढ़ जाती है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो ये वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्राउड इन, बुला लिया, बढ़ा दिया। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसे हम पंप प्राइमिंग भी कहते हैं, कि इकोनॉमी की पंप प्राइमिंग कर रहे हो आप। तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ाएगी, इकोनॉमी स्टिमुलेट होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी ना। अब पुरानी डिस्कशन पे हम जाएं तो हम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को कैलिब्रेटेड पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जब रिसेशन आया था, यह फैक्ट सबको पता है कि इससे इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आ जाएगी। तो जब कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से रिसेशन आया, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने, मोस्टली जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबने ये दबा के बढ़ा दिया। अब चक्कर ये है कि आपने ये तो बढ़ा दिया, उससे आपने सोचा डिमांड तो बढ़ जाएगी, पर वो डिमांड कहीं रजिस्टर तो हो, फैक्ट्रियां तो चलें, तभी तो उस डिमांड से और प्रोडक्ट्स बनेंगे। फैक्ट्रियां बंद है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उन्होंने खर्चा कर दिया, फायदा कुछ खास हुआ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ, इसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। जो ये फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, यूरोप वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के, उसका इतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया, उसी समय फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? वेट एंड वॉच अप्रोच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजाइल अप्रोच पे थी, कैलिब्रेटेड था, मेजर्ड था। अभी आप खर्चा जो कर रहे हो, ज्यादातर खर्चा इस पे ना करो। अभी खर्चा ना गरीबों की हेल्प, वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्प, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत तो चलो बाद में आया था, ठीक है,
ये, फिर हॉस्पिटलों पे खर्चा ज्यादा करो, बेड्स अरेंज करने, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खर्चा करो। जब इकोनॉमी अनलॉक हो जाएगी ना, तब करना, है ना। अब 2 क्वार्टर्स के बाद गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दिया, तो अब इकोनॉमी हमारी रिकवर होती जा रही है। तो अब कुछ और क्राइसिस आ गए जिसकी वजह से फिर डामाडोल हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर ज्यादा बड़ा रीजन है, पर नॉनदलेस गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि इसे बाद में लेके आते हैं। खैर, आपको ओवरऑल लॉजिक पता चल गया एंड यू हैव ब्रश्ड अप सम बेसिक्स। ठीक है, चलो अब ये आपकी एक तरह से मोटे मोटे तौर पे रिवीजन हुई है। अब हम चैप्टर पे आते हैं, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी। अब आपको समझ आएगा, ऑलमोस्ट हम डिस्कस ही कर चुके हैं गवर्नमेंट की ये पिछले 2 सालों में फिस्कल पॉलिसी की स्ट्रैटेजी क्या थी। कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी थी, अजाइल अप्रोच वाली थी। The agile fiscal response encompassed a change in stimulus measures amidst an uncertain evolution of pandemic situation. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले 2 क्वार्टर, अब एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है, तो पहले 2 क्वार्टर लॉकडाउन जब पहला लगा था, 6 महीने गवर्नमेंट ने क्या करा, खर्चा जो करा वो क्या करा, वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने का करा। वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, एक वल्नरेबल हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी तो होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया वल्नरेबल लोगों को। ECLGS स्कीम जो थी MSME के लिए, क्योंकि जब क्राइसिस आता है तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस तो फिर भी अपने आप को बचा लेती हैं, क्योंकि उनके पास ठीक ठाक कैपिटल होता है, पैसा होता है, सेविंग्स होती हैं। ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लॉकडाउन के दौरान ये हुआ, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ECLGS स्कीम थी। फिर वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम टारगेटिंग इतने बेनिफिशियरीज, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज। ठीक है, यह था आपका पहले का रिस्पॉन्स। क्वार्टर 3 से आपने क्या करना शुरू कर दिया, केपेक्स बढ़ा दिया, और केपेक्स भी खासकर इंफ्रा वाला केपेक्स बढ़ा दिया। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के पास ठीक ठाक पैसे का फ्लो हो, लिक्विडिटी हो, उसके लिए आपने स्टेप्स लिए। सो फ्रॉम क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स योर फिस्कल पॉलिसी एडेड 2 more features. What were those 2 features? Capex, liquidity enhancing measures, private investment enhancing measures. क्या थे वो? एक तो आप लेके आए कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया, फिर PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। देन, है ना, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने स्पेंडिंग ज्यादा करी। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कॉर्पोरेशंस, खासकर MSME, ये सारी चीजें आप लेके आए। तो जब अनलॉक हुआ तो इन चीजों का फायदा हुआ। क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स, अगस्त से अनलॉक शुरू हो गया था, तो तब इन चीजों का ज्यादा इंपैक्ट हुआ। मोर बैंग फॉर योर बक, मतलब कि आप 1 रुपया जो स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप इसे फ्रंट लोड कर देते तो इतना इंपैक्ट ना होता, खर्चा भी हो जाता। जैसे पिछले इकोनॉमिक सर्वे में इसको पता है क्या कहा था, इस मेजर को, कि आप एक्सेलरेटर पे रेस दे रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो गाड़ी का, ब्रेक भी दबाई हुई है आपने। ब्रेक क्या थी, लॉकडाउन। एक्सेलरेटर क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब ब्रेक दबी हुई है तब एक्सेलरेटर दबाने का फायदा नहीं है। जब आपने ब्रेक खोल दी, लॉकडाउन हटा दिया, तब एक्सेलरेटर पे पुश करोगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, तब फायदा होगा। ये एनालॉजी दी थी पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने। दिस एनालॉजी कैन बी यूज्ड बाय यू गाइज एज वेल। समझने में आसानी होती है, पेपर में भी यूज कर सकते हो। खैर, फिर क्या हुआ, पूरा 2020-21 खत्म हो गया। ठीक है, 2020-21 का जो साल था, लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन का जो साल था, वो खत्म हो गया। और जब वो खत्म होने वाला था ना, तब हमें लगता था कि इंडिया में सेकेंड वेव आएगी नहीं, है ना। इंडिया ने सिर्फ एक ही वेव झेलनी थी, वो इंडिया ने झेल ली। अब इंडिया को कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। याद है 2000 पिछले साल के जनवरी वगैरह में हम क्या सोचते थे? तो पिछले साल के फरवरी में बजट प्रेजेंट हुआ, और उस साल के बजट में गवर्नमेंट ने कह दिया कि क्योंकि अब फ्यूचर में सेकेंड वेव नहीं आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही लग रहा था पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फेब में कि क्योंकि हमारे यहां अब कुछ होगा नहीं, निकल चुका है कोविड-19, अब इकोनॉमी को फास्ट रिकवरी देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर धड़ल्ले से करेंगे हम। अब बाकी चीजें हटा दो, अब हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेंगे केपेक्स से। तो पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट्स करी। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% ग्रोथ होगी, और ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे रेलवे, रोड, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, अफोर्डेबल हाउसिंग, इधर करेंगे। फिर
गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान चल रहा है जिसे हम कह रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 111 लाख करोड़ का प्रोग्राम है। उसके अंडर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। पहले इतने प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब इतने हो गए थे। फिर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। उस समय लग रहा था कि सेकेंड वेव नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट ने कहा फुल फ्लो, अब एक्सेलरेटर फुल फ्लो में दबा दो, ब्रेक्स अब आएंगी नहीं कभी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट करी, और गवर्नमेंट ने सोचा था इससे फायदा क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बूस्ट होगी। भाई प्राइवेट इन्वेस्टर जब नई नई फैक्ट्रीज लगाएंगे तो इंप्लॉयमेंट बूस्ट होगी। अब वो जो इंप्लॉय होंगे उनके पास तनख्वाहें आएंगी, पैसा आएगा, उस पैसे से वो और डिमांड करेंगे, खर्चा करेंगे ना, पैसा आ गया तो डिमांड और बढ़ेगी, राइट, आउटपुट बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट ने 100 रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर करी पर पूरी इकोनॉमी को 500 रुपए का फायदा हुआ, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर की यही खासियत है, ये जो फायदा मिलता है ना इससे इकोनॉमी को, वो कई गुना मिलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसे। ठीक है, वो क्यों होता है वो हमने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। खैर, ये बेनिफिट सोचा गया था और बजट में हमने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिर क्या हुआ, 2 महीने भी नहीं गुजरे, सेकेंड वेव आ गई, और वो सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा डेडली थी, ज्यादा हेल्थ को नुकसान हुआ था लोगों की, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर लॉकडाउन लगा दिया, और इसकी वजह से फिर ब्रेक्स लग गई। तो इसीलिए 2 महीनों के अंदर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी फिर से शिफ्ट करनी पड़ी, फिस्कल रिस्पॉन्स शिफ्ट करना पड़ा। और क्योंकि हम एजाइल अप्रोच फॉलो कर रहे थे तो शिफ्ट करना इजी भी था। इमेजिन वाटरफॉल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होते कि सब कुछ प्लान्ड होता, तो वो प्लान सारा का सारा धरा रह जाता, है ना। तो एजाइल अप्रोच की वजह से हम शिफ्ट कर गए। तो शिफ्ट करने में हमने क्या करा, अप्रैल में ये अनाउंसमेंट्स कर दी। ठीक है, बिकॉज सेकेंड वेव आ गई, लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो फिर से हमें ये करना पड़ा, फिर से हमें वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने पड़े, ईसीएलजीएस स्कीम और एक्सटेंड करनी पड़ी, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े जो हमने फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान लिए थे, Q1 Q2 में, वो स्टेप्स और किए हमने। ठीक है, फिर जब सेकेंड वेव चली गई उसके बाद हम वापस जो बजट में अनाउंसमेंट्स थी उस पे आ गए थे। ठीक है, चलो ये आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई, हमारी फिस्कल स्ट्रैटेजी क्या रही है, राइट। अब हम देखते हैं हमारे जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट एक इंडिकेटर है, रेवेन्यू डेफिसिट एक इंडिकेटर है, प्राइमरी डेफिसिट एक इंडिकेटर है, गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट है, जो पैसा गवर्नमेंट के ऊपर डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो एक इंडिकेटर है, राइट। तो अब हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स ड्यूरिंग FY22, इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब 2021-22। जब भी कभी लिखा होगा ना FY22, इसका मतलब ये है। जब भी कभी लिखा होगा FY21, इसका मतलब है 2020-21। ये याद रखना आपने, ठीक है। कई बार ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। क्लियर, चलो फिर परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि 2021 से लेकर 2022 तक। देखो, जो हमारे पास डेटा आता है ना गवर्नमेंट के अकाउंट्स का, कि गवर्नमेंट पे कितना खर्चा हुआ, गवर्नमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी रिसीट्स आई, ये सारा खर्चा पता है गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी होती है उसका जो अकाउंट होता है, उसकी अकाउंटिंग पता है कौन करता है, ये आपने याद रखना है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, वो अकाउंटेंट है सरकार का, वो डेटा रिलीज करता है कि हमारा इतनी रिसीट्स थी, इतने एक्सपेंडिचर था। तो उनके डेटा के बेसिस पे हमें पता चली है हमारे फिस्कल इंडिकेटर्स की कुछ परफॉर्मेंस, और वो क्या रही है। पाया ये गया है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, हम सोच रहे थे कि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं हुआ, हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो गया। आपको पता है सरकार ने जितना सोचा था ना कि अप्रैल से लेके नवंबर तक, अप्रैल टू नवंबर 2021 तक हम जितना खर्चा करेंगे, सरकार ने ना बजट में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बजट प्रेजेंट होता है, बजट में जैसे बता दिया सरकार ने फॉर एग्जांपल कि इस पीरियड के दौरान हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा 100 रुपीज। पता है कितना निकला, 46 रुपीज निकला।
जितना सरकार ने बजट एस्टिमेट किया था ना, बजट में एस्टिमेट किया था कि हमारा इस पीरियड में फिस्कल डेफिसिट जितना होगा, उसका सिर्फ 46% रहा। ये एक तरह की अनोमली है, क्योंकि जनरली पता है क्या होता है, जितना हम सोचते हैं ना उससे ज्यादा ही निकलता है। जितना हम सोचते हैं ना, ये तो हम सबके साथ होता है कि जितना हम सोचते हैं ना कि इस महीने हम इतने खर्चे करेंगे, उससे ज्यादा ही खर्चे करे होते हैं हमने, राइट। सरकारों के साथ भी ये होता था। 2020 में पता है क्या था, 2020 में बजट में हमने सोचा था हम जितना खर्चा करेंगे उसके 135 टाइम्स हो गया, 135%। कि मतलब अगर सरकार ने सोचा था 100 रुपए करेंगे तो वो 135 रुपए हो गया। उससे पहले सरकार ने सोचा था 100 रुपए करेंगे, 114 रुपए हो गया, राइट, 114। तो वी ऑलवेज एक्सीड आवर फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, बट दिस ईयर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हम जितना सोच रहे थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना हो जाएगा, उससे कम ही हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट स्टूड एट लेवल्स मच बिलो द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स इन द प्रीवियस 2 years, है ना, ये चीज थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक और स्टोरी बताया, तो ये आपको दिखा रहे ट्रेंड्स, ये लाख करोड़ में लिखे हुए कि 2019 में इतना फिस्कल डेफिसिट था, 20 में इतना हो गया, 21 में इतना कम हो गया, प्राइमरी डेफिसिट भी कम हुआ है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ बजट एस्टिमेट, यानी कि बजट में जितना हमने सोचा था उसके कितना परसेंट है। तो देखो 2019 में जितना हमने सोचा था 114% था, 135, 46 दिस ईयर। तो हमने बेटर परफॉर्म किया है। उसका कारण भी अभी हम चेक करेंगे कि हमने जितना सोचा था ना उससे ज्यादा ही हमने पैसा कमा लिया। इस साल हमारी रिसीट्स बहुत ज्यादा आ गई, हमने टैक्सेस से बहुत पैसा कमाया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से बहुत पैसा कमाया है। जितना बजट ने सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है रिसीट्स में। एक्सपेंडिचर तो नियर अबाउट सेम रहा था, ठीक है। तो पहले देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट्स। ड्यूरिंग अप्रैल-नवंबर 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल पोजीशन स्ट्रेंथन्ड। हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ा ड्यू टू बॉयेंट रेवेन्यू कलेक्शंस। और क्यों नहीं बढ़ा हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा? क्योंकि जितना हमने सोचा था ना हम रेवेन्यू कमाएंगे उससे ज्यादा ही कमा लिया ना। सरकार का जो रिसीट्स हैं उसे हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, टैक्स रेवेन्यू से रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू से रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ना कैपिटल रिसीट्स भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन ले ले, एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी रिसीट्स होती हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाया है, एयर इंडिया बेच के जो पैसा कमाया है, या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वो लोन पूरा का पूरा वापस आ गया, तो वो होती है नॉन डेट रिसीट्स कैपिटल। और एक होती है डेट, गवर्नमेंट ने लोन ही ले लिया। तो गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स आई हैं उसे आप ऐसे कर सकते हो, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, है ना। तो तीनों की परफॉर्मेंस देखते हैं क्योंकि मोर देन एक्सपेक्टेड अच्छा परफॉर्म किया है। देखो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में देखें तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो ठीक ठाक ग्रो करा है। अब टैक्स रेवेन्यू भी 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ने अच्छा परफॉर्म करा है ना। डायरेक्ट टैक्स में ज्यादातर आपको पैसा मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स से, और जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स होता है जो हम लोग पे करते हैं, दोनों की अच्छी कलेक्शंस रही हैं। उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक तो कारण यह है कि कॉर्पोरेट्स के इस साल जो मतलब 2021-22 गया था, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़े थे। वो हम शेयर मार्केट से भी देख सकते हैं, पिछले साल शेयर मार्केट अच्छी ग्रो करी थी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स बहुत बड़े थे, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा। देन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के भी स्टेप्स लिए थे। जो पहले फॉर्मलाइज सेक्टर नहीं था वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ गया, तो वो भी कॉर्पोरेट टैक्स देंगे तो टैक्सेस बढ़े। प्लस गवर्नमेंट ने स्टेप्स और कुछ ऐसे लिए थे जिससे कंप्लायंस बढ़े, टैक्स चोरी कम हो, टैक्स कंप्लायंस बढ़े, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा है और इनकम टैक्स भी बढ़ा है। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लिए थे जिससे कंप्लायंस बढ़ी थी, जैसे कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना, फेसलेस असेसमेंट हमने करा है, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर, ये सारी चीजों की वजह से कंप्लायंस बढ़ी थी जिससे डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। पर आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में 3 मेजर टैक्सेस हैं, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तो उसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग अच्छी होगी, सामान की खरीद फरोख्त ज्यादा हो रही है ना। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो जीएसटी कलेक्शंस तो आपकी बढ़ेंगी। तो इस साल आपकी जीएसटी कलेक्शंस इसलिए ज्यादा बढ़ी हैं क्योंकि इकोनॉमी में ट्रेडिंग बहुत हो रही थी, तो जीएसटी आपका बढ़ा है।
देन हम बात करते हैं कस्टम्स की। ना कस्टम्स कब लगता है? इंपोर्ट पे लगता है। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना, उस पे जो ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है उसे हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। तो इस साल हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। इकोनॉमी जब अनलॉक कर रही थी तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी थी। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो लोग इंपोर्ट भी करेंगे ज्यादा गुड्स। जब लोग इंपोर्ट करेंगे ज्यादा गुड्स तो ऑब्वियस ही बात है कस्टम ड्यूटी भी बढ़ेगी, है ना। जितने ज्यादा इंपोर्ट होगा इंडिया में सामान, उतने ज्यादा गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी से पैसा कमाएगी। एक तो ये चीज। दूसरा पता है क्या है? हमारे कंट्री में ना बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल ना इंपोर्टेड यूज करती हैं। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जो सामान इंडिया में बनाती हैं, पर उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, है ना। तो वो फैक्ट्रीज भी चलने लग गई थी। इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ी तो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ा। इंपोर्ट बढ़ा तो कस्टम ड्यूटी बढ़ी, ठीक है। और एक्साइज क्यों? क्योंकि पिछले साल 2021-22 में दिसंबर तक पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते गए, बहुत बुरी तरह गिरे थे, पर हमें फील नहीं हुए। पता क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, पर गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस बढ़ा दिए। तो प्राइसेस कम हो रहे हैं पर टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, इसलिए आपको और मुझे प्राइस में गिरावट फील नहीं हुई, ठीक है। हमें फील नहीं हुई, पर फायदा गवर्नमेंट लेगी क्योंकि उसको अब ज्यादा टैक्स मिल रहा है। तो बिकॉज प्राइसेस गिर गए थे, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दी, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ने बहुत पैसा कमाया, राइट। तो पिछले साल ना 2021-22 में टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो लग रहा था ना कि फिस्कल डेफिसिट इतना होगा, वो नहीं हुआ क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया, है ना। यहां फिगर्स दिए हुए आप देख सकते हो कि जीएसटी कलेक्शंस का जो पहले लॉकडाउन में ड्रॉप आया था वो सेकेंड वेव में ड्रॉप नहीं आया और उसके बाद तो ग्रो करने लग गया, ठीक है। और पिछले कई महीनों से हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं हर महीने। देन बाकी टैक्सेस के बारे में भी आप देख सकते हो, ये फिगर्स दिए हुए, ठीक है। नाउ टैक्स रिसीट्स देख ली, अब नॉन टैक्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स देख लेते हैं। तो द नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन अप टू नवंबर 2021 रजिस्टर्ड एन ईयर ऑन इंक्रीज ऑफ 79.5%। ये भी बहुत बड़ा है। दिस इंक्रीज वाज ड्रिवन बाय डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और गवर्नमेंट को दिया। प्लस पिछले साल ना आरबीआई ने भी बहुत सारा जो पैसा कमाया था, जिसे हम आरबीआई का सरप्लस कहते हैं, वो उसने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया था, जिससे गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। तो ये वजह थी। हाँ, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपको पता है टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, रेवेन्यू रिसीट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ने एक्सपेक्टेशन के मुकाबले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? लोन रिकवरी, कि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ है स्टेट्स को वो रिकवर हो जाए, और डिसइन्वेस्टमेंट। आपको पता है इस 2021-22 में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि हम 1,75,000 करोड़ रुपीस हम कमाएंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। नवंबर तक गेस करो हमने कितने कमाए थे? 9,000 करोड़ ही। तो 3 महीने में ऐसा कोई मैजिक तो नहीं होगा कि हम 1,75,000 करोड़ कमा ले, है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, पर टैक्स कलेक्शंस ने, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना अच्छा परफॉर्म करा है कि ओवरऑल हमारी रिसीट्स बढ़ गई, ठीक है। ये हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर आपको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हैं, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट has been characterized by restructuring and prioritizing of spending in sectors which have long term impact on output, यानी कि capex ही। Total expenditure of the government increased by 8.8%, ठीक है। Now revenue expenditure बढ़ा है, grew by 8.2% during April November। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, मैंने बताया था ना, ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स में हो जाता है, जो आपने लोन लिया हुआ है सरकार ने उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में। तो अगर हम वो हटा दें, नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सरकार का बढ़ा है, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है। और उसमें पता है क्यों बढ़ा है? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सरकार का नॉन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दो, उसके अलावा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो भी सरकार का बढ़ा है। और उसका बहुत बड़ा कारण पता है क्या है?
सरकार का सब्सिडी बिल। पिछले साल सरकार ने वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करी है, और उसमें भी ज्यादा सब्सिडी फूड सब्सिडी की थी। एक तो हमने निकाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर पे खाना राशन मिलेगा, प्लस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे जो बहुत सारा डेट बर्डन था ना, वो डेट भी सरकार ने क्लियर कर दिया, तो वो भी सरकार का खर्चा ही हुआ एक तरह से, राइट। तो फूड सब्सिडी का जो हमारा खर्चा था ना, उसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब देख सकते हो 2.31 लाख करोड़ हमारा जो खर्चा है वो सब्सिडी पे गया है, उसमें 1.64 लाख करोड़ फूड में है। ये क्रोनोलॉजी भी आप देखना, हमारा जो टोटल सब्सिडी बिल होता है उसमें सबसे ज्यादा शेयर फूड का होता है, फिर फर्टिलाइजर, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी। ठीक है, पेट्रोलियम सब्सिडी इतनी ज्यादा इस बारी थी नहीं। क्लियर? तो आप देख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा सब्सिडी की वजह से, और ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ज्यादातर सब्सिडी आप कहां देते हो? फूड की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह सरकार ने इस पे बहुत फोकस दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का तरीका ही यही है। केपेक्स से ही आपकी इकोनॉमी में पंप प्राइमिंग होती है, क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, तो सरकार ने इसको प्रायोरिटाइज किया है। आपको पता है, वैसे ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना हमारा, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर कम है। ठीक है, ज्यादातर क्लोज टू 80 to 90% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, 20% के आसपास आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पर पिछले 2 सालों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर कम हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर बढ़ा है। हां, नो डाउट, आज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पर उसका परसेंटेज में शेयर कम हुआ है और कैपिटल का बढ़ा है। तो आज भी रेवेन्यू ही ज्यादा है, पर रेवेन्यू की में गिरावट ज्यादा हुई है, कैपिटल बढ़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकार ये करना चाहती है। ठीक है, तो हमने ज्यादातर रोड्स, हाईवेज, रेलवेज वगैरह पे खर्चा किया है। क्लियर? प्लस सरकार ने ना स्टेट्स के लिए भी इंसेंटिव्स दिए थे कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करें, उसके लिए भी सरकार ने इंसेंटिव्स दिए थे। क्लियर? चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा, ये आप देख सकते हो ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है उसमें ज्यादा शेयर किसका है? जैसे जो हम सब्सिडी दे रहे थे, उसमें ज्यादा सब्सिडी किसको दे रहे थे? फूड की। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्चा है आपका रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, फिर रेलवेज, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग वगैरह। ठीक है, खैर, शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज एंड दैट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज डिक्रीज। पर इस सब में यह मत भूलना कि अभी भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, कैपिटल कम है, दो शेयर्स कैपिटल का बढ़ा है, रेवेन्यू का कम हुआ है। ठीक है जी, चलो, तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे? ये जो हमने डिस्कस करा एक बार ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही लैंग्वेज मैंने आपके नोट्स में मेंशन ही इसलिए करा है, ये पॉइंट कंक्लूजन वाला। ये लैंग्वेज आपके मेन आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी। ऑलराइट, based on the above analysis, it may be seen that the agile fiscal policy approach adopted by the government, coupled with buoyant revenue collection अच्छी हुई, received so far this year, has created headroom for taking up additional fiscal interventions based on the need of the evolving situation. यानी कि आप पहले सोच रहे थे आपका फिस्कल डेफिसिट इतना होगा, इतना फिस्कल डेफिसिट होगा ना, तो अगले साल में और ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ा सकता, पर क्योंकि इस बारी आपकी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी थी, इसलिए आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। अब आप और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हो अगले साल, गिवन द सिचुएशन। अगर सिचुएशन डिमांड करेगी तो आप बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले आप सोच रहे थे इतना फिस्कल डेफिसिट है, इससे ज्यादा नहीं मैं बढ़ा सकता, तो फ्यूचर में क्राइसिस आएगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। पर अब आपको स्पेस मिल गया क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। क्यों कम हुआ? सिंपल, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी हुई। सो यू हैव बीन गिवन सम हेडरूम फॉर फिस्कल पॉलिसी, एडिशनल फिस्कल स्पेंडिंग। Targeted focus on capex with its resulting multiplier effect will be vital in sustaining the economic growth. As the economy grows further, the revenue collection from all the sources is expected to be more robust. जैसे इकोनॉमी तेज होगी और ज्यादा, तो जीएसटी भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, thus it is expected that reaching the budget estimate for fiscal deficit during 2021-22 will not be a concern for the central government. हाँ, इस साल हमने सोचा था, बजट जब स्टार्टिंग में पेश हुआ था, कि हम इस साल का फिस्कल डेफिसिट 6.8% रखेंगे, वो हम अचीव करेंगे। पता है, लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस साल ना, हमने सोचा था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा 3.3%, पर लॉकडाउन लग गया,
बजट तो फेब में पेश होता है ना, लॉकडाउन मार्च में लगा, लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, उस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया 9.2%। ठीक है, तो हमें अपना अपग्रेड करना पड़ा। अब 2021-22 आ गया, सेकेंड वेव वाला साल बोल रहा हूं, पिछला साल, उसमें हमने सोचा हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा 6.8%, और यही हम अचीव करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि पिछले साल एकदम से क्राइसिस आ गया था, पिछले से पिछले साल, तो इसलिए टारगेट एक्सीड हो गया, लॉकडाउन ही लग गया, पर इस साल हम अपना अचीव कर लेंगे टारगेट। तो अच्छी और ये क्यों कर पाएंगे हम? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी हुई है। A robust economic growth path and various tax policy and administration reforms undertaken over the last few years will be fundamental in sustaining the buoyant revenue in the medium term and thus be on track with the fiscal path outlined by the medium term fiscal policy statement. ये जो statement होती है ना, medium term fiscal policy statement, ये अगले 3 सालों का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट बता देती है। तो क्योंकि हम सोच रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ठीक होगी, रिसीट्स गवर्नमेंट की बढ़ेंगी, टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगी, इस वजह से वील बी एबल टू अचीव दोस टारगेट्स, जो 3 ईयर टारगेट्स हैं हमारे, एज स्पेसिफाइड इन द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ऑलराइट,